हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस हिस्ट्री के सोल्व्ड पेपर 2015। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और अवस्थिति। पहला है श्रीशैलम, इसको स्थित बताया गया है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ वहाँ पे। दूसरा है ओंकारेश्वर, इसको सतमाला पहाड़ियों में अवस्थित बताया गया है। तीसरा है पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। तो इसमें राइट है श्रीशैलम, जो स्थित है नल्ला मल्ला पहाड़ियों में ही स्थित है, बाकी दोनों गलत हैं। व्याख्या। श्रीशैलम एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव जी की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। ओंकारेश्वर एमपी में स्थित है और ओंकारेश्वर यहाँ सतमाला पहाड़ियों में बताया गया है, जो कि गलत है। ओंकारेश्वर एमपी में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महादेव की पहाड़ियाँ एमपी में स्थित है। पुष्कर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, जबकि यहाँ महादेव की पहाड़ियाँ बताई गई है ऑप्शन में, जो कि गलत है। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। जैनियों की वंशावली में यह पद्मावती के नाम से जाना जाता था। जिनदत्त सूरी ने यहाँ की यात्रा की व लोगों को दीक्षा दी। यह क्षेत्र ऊँटों के व्यापार मेले के लिए भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल सही है आंसर कथन। दूसरा, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ये वाला कथन भी सही है। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 और रोलेट सत्याग्रह 1919 का था, इसलिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। इसी की सिफारिश पर रोलेट अधिनियम पारित हुआ था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की तथा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़तालों का आयोजन किया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण 1927-28 में इसका व्यापक विरोध हुआ, जबकि रोलेट सत्याग्रह की घटना 1919 की है। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व। पहला कथन है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ये वाला इसमें गलत है। दूसरा कथन है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था। ये कथन सही है। तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना। ये वाला कथन भी सही है। व्याख्या है भारत में सामंतवादी समाज के विकास के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे राजा की शक्ति कम हुई व ऐसे सामंती सरदारों पर अधिक निर्भर रहने लगा जिनके पास अपनी स्वयं की सेनाएं थी। इस प्रकार केंद्रीय राजनीतिक सत्ता कमजोर होती गई और प्रांतीय स्थानीय सत्ता उत्तरोत्तर मजबूत होती गई। इसलिए कथन नंबर 1 रोंग है। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंती संबंधों का उदय हुआ। यह अनुमान प्रथा से जुड़ा हुआ है। इसके तहत धार्मिक प्रशासनिक प्रमुखों को भूमि दान में दी जाती थी। उस समय इनको कर प्रशासन व अन्य शाही अधिकार भी प्रदान किए गए, जिससे अधीनस्थ शासक मजबूत होते गए तथा प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत शासक उभरे। सामंती अवस्था में भूमि पर नियंत्रण आधारित प्रशासनिक अवस्था होती है। इसमें शासक कर और सैन्य सहायता देने का वायदा करता है। इसके तहत स्वामी दास के संबंधों पर आधारित व्यवस्था होती है। सामंतों को अपने स्वामी राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करनी होती है। प्रश्न नंबर 9 है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की
ये कथन सही है। दूसरा, इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, ये रॉन्ग है। तीसरा, इसने ICS में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया, ये भी रॉन्ग है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना के साथ मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। क्यों पहुंचा कैबिनेट मिशन दिल्ली? संवैधानिक सुधारों की योजना के साथ। कब पहुंचा? मार्च 1946 में। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। कैबिनेट मिशन की पहली, भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य सम्मिलित हों। दूसरा, संघीय विषयों में वित्त, संचार तथा विदेशी मामलों के अतिरिक्त सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होनी चाहिए? प्रांतों में। तीसरा, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, किंतु प्रांतों का समूहीकरण परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया था। चौथा है भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार तथा ICS भारतीय जनपद सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों से कैबिनेट मिशन का कोई संबंध नहीं था। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। इसकी व्याख्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता से संबंधित है। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द इसका स्पष्ट प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार स्पष्ट प्रयोग हुआ था 1919 के अधिनियम में। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसके तहत सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण आदि। प्रांतीय सूची के विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। इसकी व्याख्या है, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के अंदर नरम और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। विवाद का मुद्दा 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में गरमपंथियों द्वारा पारित किए गए 4 प्रस्ताव थे। गरमपंथियों ने क्या क्या प्रस्ताव पारित किए थे? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की एक वजह थी कि उग्रवादी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। इसलिए 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः गरम दल और नरम दल एक हो गए। इनका आपस में विलय हो गया 1916 में लखनऊ अधिवेशन में।